हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन या जायरेशन ऑफ बॉडी। सबका अपना अपना है, कहीं जायरेशन सिंपली बोला जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना बता दें कि इसको के से डिनोट किया जाता है। तुम्हारे दिमाग में जितने भी डाउट्स, जितनी भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे सारे क्लियर हों, चाहे तुम 11 पास आउट हो, 12th पास आउट, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है, आज देखना पूरा क्लियर होने वाला है। तो चलो इस टॉपिक को हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। ये डेफिनेशन है, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। देखो, रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम सब जानते हो कि रोटेशनल मोशन में एक्सिस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एट विच इफ़ द होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। देखो, इसे मैं तुम्हें एक सिंपल से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई है पार्टिकल्स है, ये क्या, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, सर्कल में रोटेट कर रहा है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तुमने कहा अच्छी बात है। देखो, मैं अपनी स्पिन पर रोटेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ये पाथ होते हैं ऑर्बिट उसमें रोटेट करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं कोई चीज़ जैसे प्लेट में जो डिस्क में दिखती है, वो इसलिए ज़्यादा दिखती है कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। हम एक सिंपल से पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मास m है, तो अगर तुमसे पूछे कि इस पार्टिकल और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी r है, अगर तुमसे पूछ ले कि ये बताओ इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई एम आर स्क्वायर। ये चाहे आर बड़ा मान लो, छोटा मान लो, एक है। मतलब इस पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है इस एक्सिस के अबाउट। अच्छी बात है। इसका मैं तुम्हें मतलब समझा दूँ, जो आगे ऊपर लिखा है, जो सारी डेफिनेशन लिखी है। देखो, तुम्हें एक कंडीशन ये क्या करनी है, इमेजिन करनी है। जैसे मान लो ये क्या है, ये तुम्हारे पर यूनिफॉर्म रॉड है। क्या है? यूनिफॉर्म एक रॉड है। तुम सब जानते हो कि इसका जो सेंटर से जो आता है, सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट जो ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ऐसे देखो, ऐसे 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 रोटेट कर रही है। तुमने इतना चीज़ समझ ली है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम, ये पूरी एल लेंथ की है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए होता है। इतना सा बात सुन ली तुमने क्या? नहीं। अब जैसे देखो, चलो हम क्या करते हैं, हम इस मान, और इसका मास m है, m मास है, l लेंथ है, हमने पूरा समझ लिया है। जैसे मान लो इसका मास मान लेते हैं 4 kg, और इसकी l की लेंथ मान लेते हैं हम कितनी, 10 मीटर मान रहे हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा जूम करते हैं, जितना इसका मास है उतनी मास एक सिंपल सा पार्टिकल्स लेते हैं, मतलब एक सिंपल सा पार्टिकल्स है। ये एम मास का, एम मास मतलब इसका 4 kg है। और एक किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, सिंपल सा रोटेट कर रहा है। तुमने कहा अच्छी बात है। इसमें कंडीशन क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी इस अभी सिस्टम का है, जो आई एम एल स्क्वायर है, वही इसका भी मूवमेंट ऑफ एनर्जी, दोनों का मूवमेंट ऑफ एनर्जी सेम है। मतलब इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जो मास इसका है वही मास इसका भी है। मतलब बोथ है सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास। इतना जानना कि मतलब इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और मास भी इस पार्टिकल का सेम है। हमने अभी आज क्या जानना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स का क्या होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम के मानते हैं। ये एक्सिस से लेके और इस पार्टिकल्स की दूरी तक को ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इक्वल टू होगा एम के स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला इस वाले के इक्वल है। तो हमने क्या कहा है कि एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो हमने क्या देखा, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या है, के इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 12 अंडर रूट। क्या देखा हमने, एल अपॉन अंडर रूट 12।
ये क्या है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अगर मान लो एल की वैल्यू हमने 10 मीटर मान के चली थी, तो अगर यहाँ तुम रखोगे तो 10/12 रखोगे तो इसकी वैल्यू इसको 1/√12 है तो 0.577 इंटू 10 तो 0.5.7। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि 5.7 आ गया है। क्या आ गया, 5.7 इसका आ गया है रेडियस ऑफ जायरेशन। कहाँ से, एक्सिस से। कहाँ से आ गया है, एक्सिस से। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान देखो, एक चीज़ याद रखना कि अगर एक्सिस की पोजीशन चेंज होती है, क्या होती है, अगर एक्सिस की पोजीशन चेंज होती है तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी चेंज हो जाएगा। अगर एक्सिस की पोजीशन चेंज होती है तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे चलो मैं बताता हूँ। अब ये मान लो रॉड सेंटर से अबाउट घूम रही थी। अब देखो ये मानते हैं इस यहाँ इस एंड से घूम रही है, तो मतलब अब कंडीशन है कि अब हम इसको यहाँ से घुमा रहे हैं, इस पॉइंट से ऐसे घूम रही है, अच्छी बात है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mL²/3। ये L इसकी लेंथ है, m इसका मास है। तो हमने क्या कहा, इसका जितना मास इसका उतना ही मास इस पार्टिकल्स का है, और ये पार्टिकल्स इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब हमें एक के की वैल्यू पता करनी है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी mL²/3 है। इसका मास m है, और हम सब मतलब इस सिस्टम का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है जिसका मास m है, मतलब दोनों का मास सेम है। हम सब जानते हैं कि एक अल्टरनेट तरीका हमारे पास है, जो जनरल तरीका है कि किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या होता है, उसका मास और उसकी एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। तो k डैश का ए ऐसे नहीं, इसे k1 लिख लेते हैं, k1 का स्क्वायर। ये वाला इनर्शिया इस वाले इनर्शिया के बराबर है, तो mL²/3 अपॉन और m_k²। देखो इसमें थोड़ी ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। इसकी शायद वैल्यू आती है 1/√12 की वैल्यू आती है 0.288। तो जो यहाँ इतना नहीं होगा, ये होगा 0.288 इंटू 10। इसका करोगे 2.88 हो जाएगा। ये जो 2.88 पता कहाँ से दूरी है, ये 2.88 इस एक्सिस से दूरी, मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ मान लेते हैं अगर 2.88 यहाँ से, ये मान लो इतना 5, अगर पूरा 10 होता तो इतना 5 हो जाता है, इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.88 यहाँ से। तो इसका मतलब है कि ये रही 2.88। अगर L की वैल्यू 10 मीटर है तो 2.88 जो है वो इसकी क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन इस सिस्टम में। जैसे मान लो यहाँ मानते m से m कैंसिल हो गया है, k² = L²/3। देखो √12 की वैल्यू देख लेना, मुझे अभी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, जो भी हो देख लेना है। तो हमने क्या देखा है, k की वैल्यू क्या निकाली, k की वैल्यू आई है L/3 तो हमने देखा है कि k की वैल्यू है वो है L/√3। तो अगर इसे देखते हो, इसके L की वैल्यू अगर हम 10 मान के चलते हैं तो 10/√3, तो 10/(0.577) तो ये आ जाएगा 5.77। इसका मतलब है कि ये इसके अबाउट रोटेट हो रही थी, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट हो रही थी ऐसे। तो हम देखते हैं कि 5.77 जो आया है वो इस एक्सिस से दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं यहीं तक आएगा कि नहीं, 5.77। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू कितनी है, 5.77। तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर ये मान सकते हैं कि जो ये एक्सिस से रोटेशन इतनी दूरी पे आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ
उसका मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, जहाँ से ये दोनों सिस्टम की मतलब दोनों कंडीशन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी हद तक तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि आखिरकार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बेसिक लॉजिक होता है। और मैं बता दूं, जो के एक प्रकार का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू दैट पॉइंट वेयर हम मान लेते हैं कि होल मास कंसंट्रेटेड है उस सिस्टम का। ये रहा डिस्टेंस। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी मीटर होगी, जनरल सी बात है। अब मैं तुम्हें एक जनरल सा एक्सप्रेशन भी करा देता हूँ जो कई बुक्स में रहता है। जैसे मान लो ये m1 है, m2 है, m3 है और ये m4, मतलब कोई तुम्हारे पास एक सिस्टम है। मान लो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस हमेशा इनसाइड हो, एक्सिस आउटसाइड भी हो सकती है, इतना याद रखना। इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है? रोटेट हो रहे हैं। अच्छी बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमने बोल दी R1, R2, R3 और R4 निकाल लिया आराम से। इस पूरे सिस्टम का हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये सारे पार्टिकल्स क्या है? आइडेंटिकल हैं। क्या है? सारे पार्टिकल्स हम मान के चल रहे हैं कि आइडेंटिकल हैं। अच्छी बात है। m R1 स्क्वायर, m R2 स्क्वायर, m R3 स्क्वायर, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास मान लो कितने पार्टिकल्स हैं? हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो यहाँ n की वैल्यू 4 है, कहीं अलग अलग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? I इक्वल टू m लेते हैं कॉमन। R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। और हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? n से मल्टीप्लाई। जैसे ये n नंबर पार्टिकल्स हमने यहाँ 4 तक लिखे, आगे तक अपन खुद सोच सकते हैं। जैसे मान लो एक m की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम। तो ये बताओ पूरे सिस्टम की कितनी ग्राम होगी? तुम कहोगे 100 इंटू कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आइडेंटिकल हो, 400 ग्राम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कुछ यहाँ भी होने वाली है। I इक्वल टू m इंटू एन अपॉन n, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। यहाँ थोड़ी बात समझने वाली बात है। n4 स्क्वायर डॉट 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 और n स्क्वायर। m इंटू एन मास ऑफ वन पार्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर हो जाता है? टोटल मास के बराबर, m के बराबर। m क्या है? टोटल मास। क्या है? m है टोटल मास। यहाँ तक तुम्हारे दिमाग में काफ़ी हद तक क्लियर होगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? m R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर अपॉन n। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो इतनी सी बात हम लोगों ने क्लियर हो गया है। देखो हमने क्या कहा? हमने एक मान लिया है कि एक जनरल कोई पॉइंट है। तो हमने मान लिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई जनरल पॉइंट है। ये वो वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहाँ हम मान के चल रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड है इतनी जगह। मतलब यहाँ जो मास है मान के चल रहे हैं वो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 के मास के बराबर है। मतलब यहाँ सारा मास कंसंट्रेटेड है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? k। तो जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो m के स्क्वायर के बराबर है। मतलब m R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर अपॉन n। m से m कैंसिल आउट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समझ? देखो थोड़ा मैं मानता हूँ क्रिटिकल सा है, थोड़ा थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो k इक्वल टू पता है क्या हो रहा है?
अंडर रूट R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर डॉट 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 Rn स्क्वायर अपॉन n। तो इसको पता तुम क्या बोल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। देखो इसको ऐसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। सबसे पहले हमने डिस्टेंस का क्या किया है, स्क्वायर किया, स्क्वायर करा, फिर हमने क्या किया, उसका मीन निकाला। मीन मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और फिर क्या कर दिया, फिर आखिरी में हमने इसके ऊपर रूट चला दिया है। तो के बेसिकली क्या है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। क्या है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तुम्हें थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें इसको हम इस डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं, कहीं अगर पूछा जाए, कहीं दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं ना। इट इज़ डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या है, देखो रेडिएशन ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन में इट इज़ डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मतलब जितने पार्टिकल्स हैं उनका रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मुझे लगता है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि रूट मीन आखिरकार क्या है। और मैं आखिर बता दूं कि आखिरकार इसकी वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो सबसे पहले क्या है कि पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब पहला जो फैक्टर है, जो पहला फैक्टर है वो है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। तो ये रहा तुम्हारे पास सिंपल से दोनों फैक्टर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि मास का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है पहला, और दूसरा है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत क्लियर हो गया, मुझे लगता है काफ़ी हद तक तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स, कोई समस्या कोई रह जाए तो बताना, और इस वीडियो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। माता रानी तुम्हारा भला करेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो, डाउट्स हो कमेंट्स में लिखते रहो। चलते हैं।